मैं और मेरी बहन को दो सिस्टम्स मिले थे। एक था चीज़ों को 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम। मेरी बहन मुस्कुराते हुए तुरंत श्रिंकिंग सिस्टम चुन लेती है और मेरे पास बाकी बचा हुआ यानी एम्पलीफिकेशन सिस्टम ही रह जाता है। करीब 3 दिन बाद भयानक रेन स्टॉर्म आने वाला होता है और उसके खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सब लोग अपने अपने घरों में फंस जाते हैं और रिसोर्सेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। मैं अपने एम्पलीफिकेशन सिस्टम पर भरोसा करता हूँ और घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान है उसे बड़ा करके काम चलाता हूँ। थोड़े से खाने को बढ़ाकर लंबा चलाता हूँ और इसी तरह किसी तरह अपनी बहन की जान बचा लेता हूँ। लेकिन उसी बहन ने मुझे एक ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे दिया। वो कहती है कि अगर तुमने मेरा एम्पलीफिकेशन सिस्टम नहीं लिया होता तो मैं इस सिस्टम से खाना बड़ा करके शाओ फैन के परिवार को बचा सकती थी। तुम्हें अपनी सेल्फिशनेस की कीमत चुकानी होगी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा जन्म ले लूंगा। और जैसे ही मैंने देखा कि इस बार मेरी बहन मुझसे पहले जाकर एम्पलीफिकेशन सिस्टम चुन लेती है, मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो भी रिबॉर्न है, क्योंकि इस बार उसने सीधे वही सिस्टम चुना जो पहले मेरे पास था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर उसे अपने बैम्बू हॉर्स शाओ फैन से इतना प्यार है और मेरे जैसे उस इंसान की कोई कीमत नहीं जिसने उसकी जान बचाई थी, तो इस बार उसके जीने मरने से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अपनी बहन को देखता हूँ जो खुश नहीं दिख रही थी। फिर मैं कैजुअली बोल देता हूँ कि मैं श्रिंकिंग सिस्टम ले लूँगा। वो अपने नए सिस्टम को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और पास रखे एक कप को कैजुअली 100 गुना बड़ा कर देती है। एक छोटा सा कप तुरंत एक बहुत बड़ा कप बन जाता है। वो खुशी से चिल्लाती है कि ये सच है, एम्पलीफिकेशन सिस्टम सच में उसका है। मैं उसे ठंडे भाव से देखता हूँ। यही वो बहन है जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जान देकर बचाया था। कुछ ही समय बाद रेन स्टॉर्म आ जाता है और सब लोग घरों में फंस जाते हैं। सप्लाईज की कमी शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे घर में अभी भी इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के डिब्बे पड़े हैं। पिछले जन्म में मैं इन्हें बड़ा करके हम दोनों ने 5 साल तक सम हाउ सर्वाइव किया था। हैवी रेन के दौरान हमारे सामने वाले घर में रहने वाला मेरी बहन का बचपन का दोस्त श्याओ फैन रहता था। मेरी बहन मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि मैं उनके परिवार के लिए खाना एम्पलीफाई कर दूं, लेकिन मैंने माना कर दिया, क्योंकि अपोकलिप्स में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मेरी मदद के बिना शाओ फान का परिवार 5 साल तक सरवाइव नहीं कर पाया और जल्दी ही भूख से मर गया। मैं तो किसी तरह अपोकलिप्स में बच गया, लेकिन अंत में उसी बहन के हाथों मारा गया जिसे बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया था। इस बार मेरी बहन मेरे सामने आकर ताना मारती है कि अब उसके पास वो एम्पलीफिकेशन सिस्टम है जो पहले मेरा था। क्या मुझे जेलसी हो रही है क्योंकि वो अब जो चाहे उसे बड़ा कर सकती है और मेरा श्रिंकिंग सिस्टम तो किसी काम का नहीं लगता। वो जैसे ही ये टेस्ट कर रही थी कि मैं भी रीबॉर्न हूं या नहीं, और उसकी आंखों में हल्की सी सावधानी थी। मैं ऐसे बिहेव करता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मुस्कुराकर कहता हूं कि बस सिस्टम का फ़र्क है, तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मुझे तो एम्पलीफिकेशन सिस्टम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है। मुझे पता है कि इस बार वो ज़रूर शाओ फैन के परिवार को बचाने जाएगी, और जैसे ही किसी आउटसाइडर को सिस्टम के बारे में पता चलेगा, अपोकैलिप्स में उसके लिए सेफ रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई सिस्टम का इस्तेमाल करना जान जाएगा। तभी वो घर से निकलकर सीधे श्याओ फैन के घर जाती है और उसका दरवाज़ा नॉक करती है। श्याओ फैन हैरान होकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन मेरी बहन उसके चेहरे की नफरत को इग्नोर करके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अंदर चलकर बात करते हैं। उधर सामने वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है और मैं तुरंत अपना फ़ोन निकालकर डेट चेक करता हूँ। रेनस्टॉर्म आने में अभी भी 3 दिन बाकी हैं। मैं तुरंत पास के सुपरमार्केट जाता हूँ और खाने पीने का सारा सामान खरीद लेता हूँ। इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड जैसे ड्यूरेबल फूड, टॉयलेट पेपर, कंप, मिरर, क्विल्ट्स, पिलोज और बाकी डेली नेसेसिटीज सब कुछ ले आता हूँ। साथ ही राइस, फ्लावर और अलग अलग वेजिटेबल्स के सीड्स भी खरीदता हूँ, ताकि फ्यूचर में खुद खाना उगा सकूँ। अपनी लाइफ कंफर्टेबल रखने के लिए मैं चिक्स का एक पैच भी खरीद लेता हूँ और फर्नीचर सिटी से पूरा फर्नीचर भी ले आता हूँ, ताकि अपने लिए एक नया छोटा घर बना सकूँ। मेरा घर एक ऊंची मंजिल पर है और पिछले जन्म में भी लगातार बारिश के बावजूद वो सेफ रहा था, इसलिए मैं कहीं जाने का प्लान नहीं बनाता। बस इस बार अलग तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देता हूँ। दूसरी तरफ मेरी बहन को देखो। उसे पता है कि रेन स्टॉर्म आने वाला है, लेकिन उसे ना कोई पैनिक है ना कोई प्रिपरेशन, क्योंकि उसे अपने एम्पलीफिकेशन सिस्टम पे पूरा भरोसा है कि वो खाने को बड़ा करके सर्वाइव कर लेगी। बल्कि वो थोड़ी एक्साइटेड भी है। मुझे पता है वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। वो चाहती है कि जब खाने की कमी हो तो वो हीरो बनकर शौफैन के परिवार को बचाए और फिर शौफैन उससे प्यार करने लगे। लेकिन ऐसे बेवकूफ़ लोग एपोक्लिप्स में सरवाइव करने के लायक नहीं होते। शाम को मेरी बहन घर लौटती है और उसकी आंखों में सपने तैर रहे होते हैं। वो मुझसे पूछती है कि अगर वो श्याओ फैन के परिवार को बचाएगी तो क्या श्याओ फैन उससे प्यार करेगा। वो खुश भी है और थोड़ी शर्माई हुई भी।
मैं ठंडे तरीके से कहता हूं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, वो तुरंत गुस्से में आकर मुझे गाली देती है और कहती है कि मैं खुद गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उससे जेलस हूं। मैं उसकी बातों को इग्नोर करके अपने फ़ोन में ऑनलाइन शॉपिंग करता रहता हूं। तभी वो पूछती है कि क्या मेरे पास पैसे हैं। उसे कुछ हज़ार युआन चाहिए खाना खरीदने के लिए। मैं साफ मना कर देता हूं और कहता हूं कि मैंने अभी फ्रिज भर दिया है और मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि मैंने फ्रिज क्यों खरीदा। मैं कैजुअली बोलता हूँ कि मुझे बदलना था इसलिए ले लिया। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो समझ जाती है कि वो ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, इसलिए तुरंत नॉर्मल होकर कहती है कि नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। फिर कहती है कि उसे याद है मेरे कमरे में कुछ खाना रखा था जो अब नहीं है। वो बता देती है कि उसने वो सब कम्युनिटी के बुजुर्गों को दे दिया क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी, और पूछती है कि मुझे बुरा तो नहीं लगा। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मुझसे तारीफ की उम्मीद कर रही हो। लेकिन मुझे समझ आ गया कि रीबॉर्न होने के बाद उसने जानबूझकर मेरा आखिरी रेशन भी बांट दिया ताकि मुझे मजबूर करके मरने की स्थिति में डाल दे। अगर मैं इस बार रिबॉर्न नहीं होता और मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो इस रेन स्टॉर्म में मेरा बचना इम्पॉसिबल था। उसे ऐसे बेपरवाह देखकर मेरे अंदर उसके लिए नफरत और बढ़ जाती है, जबकि मैंने हमेशा उसके लिए सब कुछ किया था। हमारे पेरेंट्स के मरने के बाद मैंने ही बड़े भाई की तरह उसकी जिम्मेदारी उठाई, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उसकी खराब पढ़ाई के बावजूद कभी उसे दोष नहीं दिया। उसके खर्चे हमेशा दूसरों से ज्यादा रहे और ये सब पैसे मैंने मेहनत से कमाए। बाद में जब उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं उसे अपने साथ शहर ले आया, क्योंकि तब तक मैं अपनी मेहनत से एक घर खरीद चुका था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे घर के पास ही श्याओ फैन रहता है, जो बचपन में मेरी बहन के साथ खेलता था। बाद में उसके परिवार को डेमोलिशन कंपेंसेशन मिला और वो गांव छोड़कर शहर आ गए। जैसे ही मेरी बहन ने बड़े होकर हैंडसम श्याओ फैन को देखा तो उसे तुरंत उससे प्यार हो गया और वो उसके पीछे पड़ गई। बारिश का तूफान जैसे मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था और मैंने फिर भी श्याओ फैन के परिवार की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेरी बहन ने मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठाया और चुपके से हमारे आधे सप्लाई शौफान के घर भेज दिए। उस समय मेरे पास कुछ भी करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ दरवाजा कसकर बंद कर सकता था ताकि कोई और अंदर आकर बाकी सामान भी चोरी न कर ले। लेकिन मेरी बहन की नज़र में मैं वही इंसान बन गया जिसने उसे मेहनत करके पाला पोसा और फिर भी उसके लिए ज़रा सी भी काइंडनेस नहीं रखता। ये सोचकर मैं अपनी बहन से पूरी तरह टूट गया और अंदर से बेहद डिसअपॉइंटेड हो गया। तभी मेरी बहन मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अरे भाई, तुम तो सबसे अच्छे हो। मुझे पता था तुम इतनी सी बात पर मुझसे नाराज नहीं होगे। मैंने बिना कुछ बोले उसका हाथ अपने हाथ से हटा दिया और थके हुए अंदाज में कहा, मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं सोने जा रहा हूं, तुम भी जल्दी सो जाना। इतना कहकर मैं तुरंत मुड़ा और अपने कमरे में चला गया, जहां जाकर मैंने खुद को छिपा लिया और वहीं बैठकर अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने की प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने पहले ही विंड पावर का इक्विपमेंट खरीद लिया था ताकि तूफान के दौरान भी मुझे लगातार बिजली मिलती रहे और किसी भी हाल में पावर की कमी ना हो। मेरे पास ज़रूरत की लगभग हर चीज़ मौजूद थी। अब मुझे बस चुपचाप बाकी समय का इंतज़ार करना था। दूसरी तरफ मेरी बहन को अपने एम्पलीफिकेशन सिस्टम पर इतना भरोसा था कि उसे ज़रा भी डर या पैनिक नहीं था। उसने अपने पॉकेट मनी से सिर्फ कुछ 100 युएन का खाना खरीदा और उसे अपने कमरे में चुपके से बंद करके रख दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं उसका सामान चुरा लूंगा। लेकिन सच तो ये था कि मैंने तो पहले ही इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि चाहे मैं खुद को कितना भी छोटा क्यों ना कर लूं, लोग फिर भी मुझे ढूंढ सकते थे। इसलिए मैंने एक दूसरी जगह पर नज़र डाली। वो जगह थी मेरे बेडरूम के अंदर बना हुआ एक सीक्रेट रूम, जिसे मैंने घर रेनोवेट करते समय खास तौर पर बनवाया था और इसके बारे में मैंने कभी अपनी बहन को नहीं बताया। ये छोटा सा कमरा बहुत बड़ा नहीं था, बस एक छोटे से टॉयलेट जितना चौड़ा था, लेकिन मेरे लिए, खासकर श्रिंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के बाद, ये एक परफेक्ट सेफ हाउस बनने वाला था। इस कमरे का स्विच सिर्फ मेरे मोबाइल डिवाइस से ऑपरेट होता था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मेरी बहन इसे खोज भी ले तो भी वो इसे खोल नहीं पाएगी। इसके अलावा मैं कार लेकर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर गया और वहाँ की थोड़ी सी ज़मीन को अपने श्रिंकिंग सिस्टम से छोटा कर लिया, ताकि बाद में मैं उस ज़मीन और खरीदे गए सीड्स का इस्तेमाल करके सब्जियां उगा सकूं। मैंने वहाँ से कुछ पेड़ों को भी छोटा करके अपने साथ ले लिया। इतने में मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया सारा खाना और फर्नीचर भी पहुँच गया। उस समय रेन स्टॉर्म आने में सिर्फ एक दिन बचा था। मैंने डिलीवरी एड्रेस अपने पुराने गांव के उस घर का रखा जहां मैं पहले रहता था। वो गांव अब पूरी तरह खाली हो चुका था और वहां कोई नहीं रहता था। उस घर को मैंने फर्नीचर,
अप्लायंसेस, खाने पीने का सामान और हर तरह की छोटी बड़ी ज़रूरी चीज़ों से भर दिया। फिर सही मौका देखकर, जब आसपास कोई नहीं था, मैंने श्रिंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और पूरे घर के हर सामान को छोटा करके पहले से तैयार किए हुए बॉक्सेस में भर लिया। आखिर में मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मैंने अपने छोटे बंगलों को भी श्रिंक करके एक पीस में अपने साथ ले लिया। भले ही वो थोड़ा पुराना था, लेकिन रहने के लायक पूरी तरह ठीक था। रात के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए मैं सारी चीजें लेकर वापस अपने घर पहुंचा और उन्हें अपने सीक्रेट रूम में रख दिया। इन दिनों मेरी बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने सब कुछ परफेक्टली प्रिपेयर कर लिया है। इसलिए उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मैंने सीक्रेट रूम के अंदर पहले ही एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा दिया था, ताकि अगर मुझे कई साल तक भी उसमें रहना पड़े तो मुझे ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। वहाँ 5 बोतल मिनरल वाटर भी रखी थी, जिन्हें मैंने बड़ा नहीं किया बल्कि खोल कर एक छोटे जार में डाल दिया, ताकि फ्यूचर में पानी का एक स्टेडी सोर्स बना रहे। कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट्स भी लगा दी गई थी, जिन्हें मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकता था। पूरी रात की मेहनत और केयरफुल अरेंजमेंट के बाद वो सीक्रेट रूम पूरी तरह एक छोटे फार्म में बदल गया था। छोटे छोटे चिक्स हल्की आवाज में चूं चूं कर रहे थे और घास में अपना सिर डालकर कीड़े पकड़ रहे थे। फार्म के बाहर मेरा छोटा सा घर भी था, जिसमें हर तरह के होम अप्लायंसेस मौजूद थे। अब मैं आखिरकार पूरी तरह संतुष्ट था और मन ही मन शांत होकर बस रेन स्टॉर्म के आने का इंतजार कर रहा था। आखिरी आधे दिन में मेरी बहन फिर से शॉफैन के घर चली गई। शॉफैन का परिवार उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो बार बार सीधे श्याओ फैन के कमरे में घुस जाती थी। मैंने कई बार सुना था कि श्याओ फैन की मां नीचे खड़ी औरतों से उसकी शिकायत कर रही थी। सामने वाले घर की ये लड़की बिल्कुल भी शर्म नहीं करती, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी रोज मेरे बेटे के कमरे में घुस जाती है। तभी एक औरत ने मजाक में कहा, लगता है उसे तुम्हारे बेटे पर क्रश है, जल्दी ही तुम्हें बहू मिलने वाली है। इस पर श्याओ फैन की मां तुरंत ताने मारते हुए बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, वो लड़की कॉलेज तक भी नहीं गई। 20 साल की उम्र में भी उसके पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है। हर दिन घर पर पड़ी रहती है और अपने भाई के पैसों पर जीती है। उस गरीब सी हालत में भी मेरे बेटे से शादी करने का सपना देख रही है। मेरा बेटा लंबा है, हैंडसम है और उसके पास जॉब भी है। वो इतनी आसानी से किसी से भी शादी नहीं करेगा, उसे कोई ऊंचा रिश्ता ही मिलेगा। मैं ये सब सुनकर भी चुप रहा, जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। अब रेन स्टॉर्म आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। हेलो, उसने कहा। क्या हुआ भाई? मेरी आवाज़ बिल्कुल ठंडी और बिना किसी इमोशन की थी। मैंने कहा, कंपनी में कुछ काम है, आज रात मुझे ओवर टाइम करना है, मैं घर नहीं आऊँगा। मेरी बहन एक पल के लिए रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो, लेकिन आखिर में उसने मुझे किसी भी तरह की वार्निंग नहीं दी और बस इतना कहा, ठीक है, मैं खुद ही खाना खा लूँगी। मैंने तुरंत कॉल काट दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी मेरी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचेगी। वैसे भी मैंने ये कॉल सिर्फ इसीलिए किया था ताकि उसे लगे कि मैं घर से बाहर हूँ। इसके बाद मैंने अपने फ़ोन से सीक्रेट रूम का स्विच ऑन किया, बेडरूम के अंदर छिपे उस कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैंने एक बार फिर अपने श्रिंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैंने किसी सामान पर नहीं बल्कि खुद पर इसका इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में सब कुछ घूमने लगा और दुनिया जैसे बदल गई। मैं पूरी तरह छोटा हो चुका था और जो छोटा सा कमरा पहले था, वो अब मुझे बहुत विशाल लग रहा था। मैंने खुद को छोटा करने का इतना बड़ा रिस्क इसलिए लिया क्योंकि अपने पिछले जीवन में मैंने एक अहम बात नोटिस की थी कि रेन स्टॉर्म खत्म होने के बाद एम्पलीफिकेशन सिस्टम से बड़ा किया गया। हर सामान अपने आप फिर से अपने ओरिजिनल साइज में लौट आया था। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि श्रिंकिंग सिस्टम के साथ भी यही होगा, और जैसे ही रेन स्टॉर्म खत्म होगा, सिस्टम फेल हो जाएगा और सारी चीजें वापस अपने ओरिजिनल साइज में लौट जाएंगी। अपने सामने फैली हुई हरी जमीन, पेड़, चिक्स और छोटा सा घर देखकर मेरा दिल पूरी तरह भर गया। अब मुझे रेन स्टॉर्म से कोई डर नहीं था। इसके अलावा जब मेरी बहन घर पर नहीं थी, तब मैंने घर के अंदर और बाहर, यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर हॉलवे में भी इनविजिबल कैमरास लगा दिए थे, ताकि मैं अपने फ़ोन से हर मूवमेंट पर नज़र रख सकूं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन ले सकूं। मैंने तो शौफान के घर के बाहर भी कैमरा लगा दिया था। उस मॉनिटरिंग सिस्टम की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि ना सिर्फ वीडियो बिल्कुल क्लियर था, बल्कि हल्की से हल्की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी। इसके बाद मैंने अपना फ़ोन अपनी पैंट की जेब में रखा, एक छोटी कुदाल उठाई और खेत में जाकर पूरी मेहनत के साथ ज़मीन जोतना शुरू कर दिया। जब ज़मीन अच्छी तरह तैयार हो गई तो मैंने उसमें सीड्स बो दिए, थोड़ा फर्टिलाइज़र डाला और हल्का सा पानी भी दिया। तभी कई सारे छोटे चिक्स मेरे पैरों के पास आकर चोंच मारने लगे। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें दूर भगाया और फिर एक पूरा बैग चिक फीड का खोलकर उन्हें खाना खिलाने लगा। मैंने अपने फ़ोन से देखा कि अब बारिश का तूफान शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को यह एहसास नहीं था कि यह बारिश रुकने वाली नहीं है।
काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे थे कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। कुछ लोग बार बार लिख रहे थे कि इतनी बारिश में काम करना मुश्किल हो गया है और सब कुछ ठप हो गया है। इस समय मैं पूरी तरह आइसोलेटेड था और बाहर की दुनिया से मेरा कनेक्शन सिर्फ मेरा फ़ोन और मेरा कंप्यूटर टैबलेट ही थे। कई दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन रेन स्टॉर्म ज़रा भी नहीं रुका और उसने शहर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। हर जगह आना जाना मुश्किल हो गया। मेरी इस तरह गायब हो जाने पर मेरी बहन को कोई हैरानी नहीं हुई। शायद उसे लगा कि मैं इस बाढ़ में मर चुका हूं। इन दिनों मैं अपने छोटे से फार्म पर खेती कर रहा था, सब्जियां उगा रहा था और चिकन्स को खिला रहा था। मुझे बस एक ही परेशानी होती थी कि छोटे चिक्स बार बार मेरे लगाए हुए हरे भरे पौधों को चोंच मारकर खराब कर देते थे। जब मेरे पास करने को कुछ खास नहीं होता तो मैं मॉनिटरिंग चालू कर देता। तभी मुझे पता चला कि मेरी बहन श्याओ फैन को मेरे घर लेकर आई है। दोनों मेरे लिविंग रूम में बैठे हुए थे और मेरी बहन के चेहरे पर एक घमंडी सी मुस्कान थी। वो बोली, ब्रोदर श्याओ, क्या तुम्हारे घर में अभी भी खाना बचा है? श्याओ फैन के चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। उसने कहा, ज्यादा नहीं है। अगर पहले पता होता तो मैं और सामान जमा कर लेता। अब तो नीचे के फ्लोर के घरों में पानी भर चुका है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता। फिर उसने मेरी बहन की तरफ देखा और कहा, वान वान, तुम्हारे घर में अभी खाना है ना? थोड़ा मुझे भी दे दो। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स और सिस्टर भी हैं। इतना थोड़ा खाना हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। मेरी बहन ने शर्माते हुए उसके सीने पर हाथ रखा और धीरे धीरे उंगलियों से सर्कल बनाते हुए फ्लर्ट करने लगी। फिर उसने एम्पलीफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया और टेबल पर रखे एक एप्पल को बड़ा कर दिया। वो एप्पल तुरंत ही बहुत बड़ा हो गया और टेबल पर भारी होकर टिक गया। शाओ फैन का चेहरा पहले तो शौक से भर गया, लेकिन अगले ही पल वो बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत मेरी बहन के कंधे पकड़ लिए और बोला, वान वान, मैं बहुत खुश हूं कि तुम हो। तुम हमारे घर के खाने को बड़ा कर सकती हो। मेरी बहन ने शर्माते हुए सिर हिलाया और बोली, हाँ ब्रदर श्याओ, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। शाओ फैन ने बिना सोचे समझे तुरंत हामी भर दी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरी बहन ने शर्माते हुए अपनी आंखें ढंक लीं और बोली, ब्रदर श्याओ, जब मैं तुम्हारे परिवार को बचा सकती हूं तो क्या तुम भी मुझे पसंद कर सकते हो? उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि श्याओ फैन के चेहरे पर उस समय कितनी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स थीं और हल्की सी नफरत भी झलक रही थी। लेकिन श्याओ फैन ने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लिया और प्यार जताने वाले अंदाज में मेरी बहन का हाथ पकड़कर बोला, तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? क्या हम पहले से साथ नहीं हैं? तुम जानती हो ना, बचपन से हम साथ बड़े हुए हैं। अब तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं और रेन स्टॉर्म खत्म होने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। यह सुनकर मेरी बहन खुशी से पागल हो गई और उसने शाओ फैन के गले लगकर उसे कसकर पकड़ लिया। बहुत अच्छा, मुझे पता था ब्रदर शाओ, तुम भी मुझे पसंद करते हो। मेरे भाई तो कह रहे थे कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, वो बस मुझसे जेलस हैं। शाओ फैन ने कैजुअली पूछा, वैसे तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरी बहन ने बिना परवाह किए जवाब दिया, वो कह रहा था ओवर टाइम करने जा रहा है। इतनी तेज बारिश में बाहर गया है, इतने दिन हो गए हैं, शायद वो डूब चुका होगा। श्याओ फैन के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आई और उसने मेरी बहन को फिर से मीठी बातें करके बहलाया और उससे उसके कमरे में रखा। सारा सामान निकलवा लिया। मैं ये सब सर्विलांस में देख रहा था और मेरे होठों पर ठंडी हंसी आ गई। मैंने सोचा कि मैंने आखिर कैसी बेवकूफ़ बहन को पाला है, और सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं बल्कि इतनी निर्दयी कि जैसे वो चाहती हो कि उसका अपना भाई मर जाए। लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ और किसी को मेरे बारे में पता चल ही नहीं सकता। मुझे बस अपनी छोटी सी दुनिया में शांति से जीना है। ये सोचकर मैं वापस अपने छोटे घर में गया और अपने लिए हॉट पॉट बनाना शुरू किया। फिर मैंने फ्रिज खोला और एक बोतल बियर निकाली और मज़े से डिनर करने लगा। खाते पीते हुए मैंने खाने की फ़ोटोज़ खींची और मोमेंट्स पर पोस्ट कर दी। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था और मैं घर के अंदर आराम से हॉट पॉट और बियर का मज़ा ले रहा था। ये सच में बहुत सुकून देने वाला था। लेकिन अचानक मेरी बहन ने मेरी पोस्ट पर कमेंट कर दिया, भाई तुम कहाँ हो? सिर्फ कमेंट से उसका मन नहीं भरा, उसने मुझे वीचाइट पर कई मैसेजेस भी भेजे। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, भाई तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ हो? तुम हॉट पॉट खा रहे हो? मुझे भी खाना है। भाई बताओ तुम कहाँ हो? मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरे लिए थोड़ा खाना लेकर आ जाओ। मैंने उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि मैंने अभी अभी पी हुई बियर की एक और फोटो खींचकर उसे भेज दी और लिखा कि बियर ठंडी है और हॉट पॉट भी बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। मेरी बहन ने तुरंत मुझे कॉल कर दिया और बोली, भाई तुम अभी भी हॉट पॉट कैसे खा रहे हो? मेरे लिए भी लेकर आओ, मैं कई दिनों से सिर्फ ब्रेड खा रही हूँ। उसके शब्द कुछ और कह रहे थे, लेकिन उसके टोन में एक अलग ही मतलब छिपा था, जैसे वो सोच रही हो कि इतनी खराब हालत में भी मैं इतना अच्छा कैसे खा रहा हूँ। मैं मुस्कुराया और अपने आसपास देखा, जहां सब कुछ शांत था और बाहर के तूफान का कोई असर नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं अभी भी कंपनी में हूं,
ये हॉट पॉट कंपनी ने हमें ट्रीट में दिया है, बारिश बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं वापस नहीं आ सकता, तुम घर में कुछ ढूंढ कर खा लो। ये सुनकर मेरी बहन पहले की तरह मुझसे लाड जताने लगी। ऐसा मत करो, घर का ब्रेड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी हॉट पॉट खाना है। वो अभी और कुछ बोलती लेकिन मैंने कॉल काट दिया। फिर मैंने मॉनिटरिंग चालू की और देखा कि मेरी बहन अपने फ़ोन पर गुस्से से पागल हो रही थी। और अब उसके चेहरे पर वो भोली भाली बहन वाली इमेज बिल्कुल नहीं थी। इतने सालों तक अच्छा बनने का नाटक करना उसके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। मैंने कैजुअली अपना कंप्यूटर चालू किया। पहले से ही मैंने सैकड़ों ए गेम्स डाउनलोड करके रखे थे ताकि बोरियत के समय मैं उन्हें खेल सकूं। खाना पीना खत्म करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। फिर मैंने फ़ोन उठाया, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर खोला और शाओ फैन के घर के बाहर लगे कैमरा पर स्विच किया। तभी मुझे शाओ फैन और मेरी बहन की आवाज़ सुनाई दी। शाओ फैन बोल रहा था, वान वान, तुम तो बहुत ही कमाल हो, अब हमारे परिवार को खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। तभी श्याओ फैन की मां की आवाज आई, अरे वाह, ये तो सच में खजाना है। इससे साफ था कि अब उनके पूरे परिवार को पता चल चुका था कि मेरी बहन के पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है। मेरी बहन ने विनम्र बनते हुए कहा, आंटी, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके परिवार की मदद करूं। फिर उसने शर्माते हुए कहा, वैसे भी हम सब आगे चलकर एक ही परिवार बनने वाले हैं। इतना कहते ही वहां अचानक थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर श्याओ फैन के पेरेंट्स बार बार उसे खुश करने के लिए मीठी बातें करने लगे। हाँ, अगर वैन वैन नहीं होती तो हमें इतना खाना कैसे मिलता। श्याओ फैन का तुम्हारे साथ होना तो उसकी किस्मत है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। मेरी बहन उनकी बातों में पूरी तरह बहक गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रही है। मैं ये सब सुनकर बस ठंडी हंसी हंसा और फिर मॉनिटरिंग बंद कर दी। श्याओ फैन का परिवार कैसा है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब उनके परिवार को डेमोलिशन का पैसा मिला था तभी से उन्होंने गांव में अपना रौब जमाना शुरू कर दिया था। लोगों को हमेशा नीची नजर से देखते थे। पुराने रिश्तेदार और जान पहचान वाले जिन्हें पहले वो बराबरी से मिलते थे, अब उन्हें खुद ही डांट कर दूर भगा देते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ उनके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। गांव के बहुत से लोग कहते थे कि यह परिवार बहुत घमंडी हो गया है। यहां तक कि एक बार जब गांव का मुखिया उनके घर के पास से गुजर रहा था और पानी मांगने गया तो उन्होंने उसे भी ठीक से पानी नहीं दिया। ऐसे लोग मेरी बहन के साथ दिल से अच्छा व्यवहार करेंगे, ये सोचना भी बेकार था। और वो श्याओ फैन, बचपन से ही मैंने देखा था कि वो बहुत एरोगेंट है। सामने और पीछे दोनों तरह से वो मेरी बहन के बारे में बुरी बातें करता था। दिल से वो कभी मेरी बहन को सम्मान नहीं देता था। लेकिन अब मैं इन सब में दखल नहीं दे सकता था क्योंकि मैं खुद अभी 100 गुना छोटा होकर अपने छोटे से संसार में रह रहा था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मेरी बहन का फोन आ गया। उसने खुशी से कहा, भाई तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मैं अब श्याओ फैन के साथ हूं। मैं उस समय चिक्स को खाना खिला रहा था। मैंने कैजुअली कहा, तो मुझे क्यों फोन कर रही हो। छोटे चिक्स अब थोड़े बड़े हो गए थे लेकिन फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और खाना छीनने की कोशिश करते थे। मेरी बहन ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, भाई उधर मुर्गियों की आवाज क्यों आ रही है। मैंने कहा, हाँ मैं चिक्सन्स को खाना खिला रहा हूं। ये सुनकर वो तुरंत चिढ़ गई और बोली, इतनी तेज बारिश में तुम कहां जाकर मुर्गियां पाल रहे हो। मैंने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि कहा कि मैंने जो सब्जियां पहले बोई थीं वो अब उगने लगी हैं। बैंगन भी मिट्टी से बाहर आ गए हैं। मुझे बीच बीच में बाहर जाकर घास निकालनी पड़ती है और पानी देना पड़ता है। पहले खरीदा हुआ मांस मैंने फ्रिज के फ्रीजर में रखा है जो मुझे लंबे समय तक खाने के लिए काफ़ी है। मेरी बहन अब और भी परेशान होकर बोली, भाई तुम आखिर हो कहाँ। वहां तुम हॉट पॉट खा रहे हो, मुर्गियां पाल रहे हो, क्या वहां बारिश का कोई असर नहीं है। उसे क्या पता कि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी घर में हूं। बस उसके बेडरूम की एक दीवार के पीछे तो बिल्कुल अलग दुनियाएं मौजूद हैं। उसने उत्साहित होकर कहा, यह तो बहुत अच्छा है कि तुम पर बारिश का असर नहीं हुआ। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं श्याओ फैन और उसके परिवार को लेकर वहां आ जाऊंगी। वैसे भी हम सब आगे चलकर एक ही परिवार बनने वाले हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, खुद ढूंढ लो, अगर ढूंढ लिया तो आ जाना। वो हैरान होकर बोली, इसका क्या मतलब है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम वहां आए। बचपन से मैं हमेशा अपनी बहन की हर बात मानता आया था लेकिन यह पहली बार था जब मैंने उससे ऐसे ठंडे और व्यंग्य भरे लहजे में बात की। मैंने एक चिक को जो मेरे रास्ते में आ गया था हल्का सा हटाया और खेत से चलते हुए वापस अपने छोटे घर में आ गया। मेरे फ्रिज में बहुत सारे रेडीमेड खाने रखे हुए थे जैसे पिज़्ज़ा, स्टीम्ड बन्स, डम्पलिंग्स वगैरह। मैंने इलेक्ट्रिक फैन चालू किया और माइक्रोवेव से पिज्ज़ा निकालकर दोबारा गर्म किया। वो पिज्ज़ा गर्म होकर सुनहरा और नरम दिखने लगा और उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने उसकी फ़ोटो खींचकर अपनी बहन को भेज दी। वो तुरंत बोली, भाई तुम्हारे पास अभी भी पिज्ज़ा है,
जल्दी बताओ तुम कहाँ हो। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो बोली, तुम कितने सेल्फिश हो। मैं यहाँ सूखी ब्रेड खा रही हूँ और तुम वहाँ पिज्ज़ा खा रहे हो। मैं मज़े से पिज्ज़ा खाते हुए बोला, वाह ये पिज्ज़ा कितना स्वादिष्ट है, ऊपर की चीज़ अभी भी खिंच रही है। मेरी बहन ने तुरंत कहा, भाई चाहे तुम्हारे पास कितना भी खाना हो, वो लिमिटेड ही होगा। तुम्हारा श्रिंकिंग सिस्टम किस काम का है। मेरा एम्प्लीफिकेशन सिस्टम तुम्हारे खाने को बड़ा कर सकता है। कई साल तक खाना खत्म नहीं होगा। जल्दी बताओ तुम कहाँ हो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ थी, लेकिन मैं समझ गया था कि उसे मेरी चिंता नहीं, बल्कि मेरा खाना चाहिए। मैंने फिर वही जवाब दिया, अगर ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो, और फिर फ़ोन काट दिया। मॉनिटरिंग में मैंने देखा कि मेरी बहन गुस्से से पागल होकर मेरे कमरे में चीज़ें तोड़ रही थी। ज़्यादा समय नहीं लगा और मेरी बहन के पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम होने की खबर पूरे कम्युनिटी में फैल गई। ये बात किसने फैलाई, ये समझना मुश्किल नहीं था। अब उसके दरवाजे पर बार बार लोग आने लगे। हर कोई अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा खाना लेकर आता और उसे रिक्वेस्ट करता कि वो उसे बड़ा कर दे। शुरुआत में मेरी बहन थोड़ी घबरा गई और उसने सोचा कि वो सबको ये कहकर टाल दे कि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन तभी सामने वाले घर से श्याओ फैन का परिवार तुरंत बाहर आ गया। श्याओ फैन के पेरेंट्स आगे बढ़कर बोले, अरे रुकिए, वैन वैन हमारी होने वाली बहू है। अगर आप लोग उससे सिस्टम इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो पहले हमारे परिवार की अनुमति लेनी होगी। सिस्टम इस्तेमाल करने में बहुत एनर्जी लगती है, आपको इसके पैसे देने होंगे। शुरू में श्याओ फैन के पेरेंट्स इस बात से थोड़ा नाराज थे कि दूसरों को भी सिस्टम के बारे में पता चल गया है, लेकिन जैसे ही उन्हें पैसे मिलने का मौका दिखा वो तुरंत खुश हो गए और बोले, हाँ वॉन वॉन मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उससे काम करवाना है तो पैसे देने होंगे। श्याओ फैन ने सबके सामने मेरी बहन की कमर पकड़ ली और मेरी बहन शर्माते हुए उसके कंधे से लग गई। इसके बाद श्याओ फैन के परिवार ने मेरी बहन के साथ मिलकर एक तरह का बिजनेस शुरू कर दिया। जो भी उनसे खाना बड़ा करवाना चाहता उसे श्याओ फैन को 20 युआन देने पड़ते। 20 युआन कम नहीं थे, लेकिन उस समय रेन स्टॉर्म की वजह से हर जगह खाने की कमी थी और पैसे से खाना मिल भी नहीं रहा था, इसलिए लोगों को ये डील सही लगी। लेकिन मॉनिटरिंग में मैंने देखा कि धीरे धीरे और ज़्यादा लोग उनके पास आने लगे और सिस्टम का इस्तेमाल भी बढ़ता गया। इसका मतलब ये था कि लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि जब तक मेरी बहन के पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है तब तक कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात इग्नोर कर दी थी। सिस्टम खाना बड़ा कर सकता है, लेकिन तभी जब आपके पास खाना हो, और एक ही चीज़ पर सिस्टम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आधा खाकर बाकी बचा हुआ फिर से बड़ा कर लो और खाना एंडलेस हो जाए। इसी तरह देखते देखते पूरे 3 साल बीत गए। कम्युनिटी के लोग मेरी बहन के एम्प्लीफिकेशन सिस्टम पर निर्भर होकर जीते रहे और कोई भी भूख से नहीं मरा। धीरे धीरे सब लोग बेफिक्र हो गए और बिना सोचे समझे खाना पीना और मज़े करने लगे। लेकिन तीसरे साल के अंत में असली संकट सामने आया। हर घर का खाना लगभग खत्म हो चुका था और अब मेरी बहन के सिस्टम से बड़ा करने के बाद भी वो सभी के लिए काफ़ी नहीं था। रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे और अब एम्प्लीफिकेशन सिस्टम भी कोई खास फायदा नहीं दे पा रहा था। इसके बाद कम्युनिटी में हालात बिगड़ने लगे। हर जगह खाने को लेकर झगड़े, लड़ाई और छीना झपटी होने लगी। मेरी बहन अब पूरी तरह श्याओ फैन के घर में रहने लगी थी और उसी परिवार का हिस्सा बन गई थी। सर्विलांस के जरिए मुझे यह भी पता चला कि अब श्याओ फैन के परिवार को भी समझ आ गया था कि सिस्टम का इस्तेमाल करवाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं और इस बिजनेस से पैसा कमाना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। लेकिन मेरी बहन अभी भी श्याओ फैन के घर में ही खा रही थी और वहीं रह रही थी, जिसकी वजह से उनके परिवार के अंदर धीरे धीरे उसके लिए नाखुशी बढ़ने लगी थी। वो लोग आपस में बैठकर ये तक प्लान करने लगे कि किसी बहाने से मेरी बहन को घर से निकाल दिया जाए। फिर एक दिन श्याओ फैन ने अचानक अपना रंग बदल लिया और सीधे सीधे मेरी बहन से ब्रेकअप कर लिया। उसने बहुत ही रूखे और ठंडे तरीके से कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी बहन रोने लगी, उसे चिपक कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन श्याओ फैन के परिवार ने उसे बेरहमी से घर से बाहर फेंक दिया। रेनस्टॉर्म के एंड फेज में अब किसी को इस बात से मतलब नहीं था कि कौन किससे प्यार करता है। हर किसी की आंखों में सिर्फ अपना फायदा था। मेरी बहन पूरे एक दिन और एक रात तक श्याओ फैन के दरवाजे पर बैठकर रोती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार वो शर्मिंदा होकर वापस मेरे घर आ गई, लेकिन तब तक घर पूरी तरह खाली हो चुका था क्योंकि श्याओ फैन के परिवार ने पहले ही मेरे घर का सारा खाना और सामान अपने घर में ले जाकर रख लिया था। यहां तक कि जो खाना मेरी बहन ने पहले से जमा किया था वो भी सब उठा लिया गया था। अब घर सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया था। मेरी बहन ने बाहर जाकर उनसे खाना वापस मांगने की कोशिश की,
लेकिन उसे सिर्फ गालियां ही मिली और उसे कुछ भी वापस नहीं मिला। अब जाकर मेरी बहन सच में पैनिक करने लगी। दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा था? मैं अपने छोटे से फार्म में आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। जब भूख लगती तो सब्जियां तोड़कर और मांस लेकर आराम से खाना बना लेता। अगर पकाने का मन नहीं होता तो फ्रिज से रेडीमेड खाना निकाल कर जल्दी से खा लेता। कभी कभी तो बिना किसी काम के एक बॉटल बियर खोलकर मजे से बैठ जाता। हर सुबह उठकर सबसे पहले मैं चिकन्स को खाना खिलाता और फिर अपने लिए नाश्ता बनाता। उसके बाद फार्म में जाकर अपने लगाए हुए क्रॉप्स को देखता। वहां हरी भरी सब्जियां, आलू, बैंगन, टमाटर, मक्का और कई तरह की फसलें उग रही थी। दोपहर में अगर नींद आती तो थोड़ी देर सो जाता। उठने के बाद ड्रामा और एनिमे देखता और आराम से खाते पीते दिन निकालता। बस एक ही चीज थोड़ी मुश्किल थी कि वहां इंसेक्ट्स नहीं थे, इसलिए मुझे खुद ही एक एक करके फल और सब्जियों का पॉलिनेशन करना पड़ता था। लेकिन ये सब मेरे लिए छोटी छोटी बातें थीं। पूरे 3 साल तक किसी को मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। तभी अचानक मेरी बहन का फिर से कॉल आया। इस बार उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। शायद उसे लगा था कि मैं मर चुका हूं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं फोन उठाऊंगा। उसने कहा, भाई तुम जिंदा हो, बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगा था कि तुम रेन स्टॉर्म में मर गए। मैं उस समय ठंडे आलू खा रहा था जो मैंने अभी अभी जमीन से निकाले थे। मैंने बिना इमोशन के कहा, 3 साल हो गए, अब फोन क्यों किया? मेरी बहन की आवाज में रोने का एहसास साफ था। उसने कहा, भाई तुम्हें नहीं पता शाओ फैन और उसके परिवार ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मेरे एम्पलीफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसे कमाए और अब जब कोई मेरे पास सिस्टम इस्तेमाल कराने नहीं आता तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। शाओ फैन ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुझसे अलग होना चाहता है। उनका पूरा परिवार स्वार्थी है। उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं आराम से खीरा खाते हुए उसकी आवाज़ सुन रहा था। खाने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने फिर कहा, भाई जल्दी मुझे अपने पास बुला लो। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं सच में भूख से मर जाऊंगी। क्या तुम अपनी इकलौती बहन को मरते हुए देखना चाहते हो? तभी उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी आवाज़ अचानक तेज हो गई, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। भाई तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर क्यों कर रहे हो? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। क्या तुम भी रिबॉर्न हो? तब जाकर मैं हल्का सा हंसा और कहा, हाँ मैं भी रिबॉर्न हूँ। तो क्या हुआ, तुम भी तो रिबॉर्न थी। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो शॉ फैन और उसके परिवार के बारे में सब पता था। वो तुरंत बोली, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम इतने सेल्फिश क्यों हो? मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे उसे एक वीडियो भेज दिया। उस वीडियो में मेरा पूरा छोटा फार्म दिख रहा था, जहां मेरी सब्जियां अच्छे से उग रही थीं। चिकन्स इधर उधर घूम रहे थे। मेरा घर अंदर से बहुत आरामदायक था और फ्रिज में खाना और स्नैक्स भरे हुए थे। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां रेनस्टॉर्म का कोई असर हुआ है, जैसे वो एक अलग ही दुनिया हो। वीडियो देखते ही मेरी बहन गुस्से से पागल हो गई और चिल्लाने लगी, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल में जी रही हूँ। मैंने शांत होकर कहा, सेल्फिश मैं हूँ या तुम थी? जब पिछले जन्म में तुमने मुझे बिल्डिंग से नीचे धक्का दिया था, तुम रीबॉर्न थी। तुम्हें रेन स्टॉर्म के बारे में पहले से पता था, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या वो सेल्फिशनेस नहीं थी? मेरी बहन हमेशा से यही मानती आई थी कि मैं उसके लिए सब कुछ करूं और उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसे मेरे लिए क्या करना चाहिए। मैंने साफ कहा कि मैं कोई महान इंसान नहीं हूं। अगर तुम मुझे फैमिली नहीं मानती तो मैं भी तुम्हें बचाने के लिए मजबूर नहीं हूं। वो फिर गिड़गिड़ाने लगी, भाई मैं सच में गलती कर बैठी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूं। अगर मैं मर गई तो तुम्हारा कोई फैमिली नहीं बचेगा। मैंने बिना किसी भावना के कहा, तुम मर जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मैं साफ समझ सकता था कि दूसरी तरफ वो गुस्से से पागल हो रही होगी। सर्वेलेंस में मैं रोज देखता था कि मेरी बहन पूरे दिन घर में पागलों की तरह चीजें तोड़ती रहती थी। खासकर मेरे बेडरूम में उसने सब कुछ तोड़ दिया था, लेकिन चीजें तोड़ने से पेट नहीं भरता। चाहे वो कितना भी गुस्सा निकाल ले, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। एक दिन मैंने सर्वेलेंस में देखा कि मेरी बहन कुछ ब्रेड लेकर आई है। बाद में बाहर लगे कैमरा से पता चला कि उसने वो श्याओ फैन के घर से चुराया था। उस समय श्याओ फैन का परिवार बाहर गया हुआ था और घर में सिर्फ उसकी छोटी बहन थी। मेरी बहन ने उसे बहला फुसलाकर दरवाजा खुलवाया और फिर उनके घर का सारा खाना चुरा लिया। ये सब देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। मुझे लगा जैसे कर्मा ने तुरंत काम कर दिया हो। सच में यह बहुत मजेदार था। लेकिन जब श्याओ फैन का परिवार वापस आया और देखा कि उनका सारा खाना गायब है, तो वो गुस्से से पागल हो गए और सीधे मेरे घर के दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगे। लेकिन मेरी बहन उस समय एक कछुए की तरह घर के अंदर छिपी हुई थी और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मेरा दरवाज़ा बहुत मजबूत था, क्योंकि मैंने घर बनवाते समय खास तौर पर मजबूत दरवाज़ा लगवाया था।
इसलिए चाहे वो लोग 3 दिन और 3 रात तक बाहर खड़े होकर चिल्लाते और दरवाज़ा पीटते रहे, अंदर मेरी बहन को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि श्याओ फैन इतना चालाक निकलेगा। उसने अचानक अपना रवैया बदल लिया और दरवाजे के बाहर खड़े होकर मीठी आवाज़ों में बोलने लगा, वान वान, गुस्सा मत करो, हमारा खाना वापस कर दो, हम फिर से साथ रहेंगे। मैंने पहले जो कहा था वो गुस्से में कहा था। असल में मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था, क्या तुम भूल गई? श्याओ फैन दरवाजे के बाहर खड़े होकर लगातार मीठी मीठी बातें करता रहा। मेरी बहन पहले थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन पूरे 2 दिन तक श्याओ फैन उससे माफी मांगता रहा और उसे भरोसा दिलाता रहा कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार मेरी बहन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और उसके चेहरे पर फिर से वही बेवकूफ़ी भरी मुस्कान आ गई। मुझे समझ आ गया कि वो फिर से उसके जाल में फंसने वाली है। और जैसे ही मेरी बहन ने दरवाजा खोला, बाहर छिपा हुआ श्याओ फैन तुरंत आगे बढ़ा और एक जोरदार एल्बो मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। आखिर में मैं बस अपना माथा पकड़कर दर्द से खड़ा रह गया और चुपचाप उनकी फैमिली को देखता रहा, जो फिर से सारा खाना उठाकर ले जा रहे थे। जाते जाते श्याओ फैन के पिता ने मेरी बहन के सिर पर जोर से लात मारी और गुस्से में बोले, डर गई? सस्ती चीज, उल्टा चोरी करने चली आई। तू भी मेरे बेटे से शादी करने का सपना देख रही थी? नामुमकिन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी घटिया निकलेगी। मेरे ही घर से चोरी करने की हिम्मत कर ली। मेरी बहन जमीन पर पड़ी थी और हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। वो बस इतना ही कह पाई, वो खाना मेरा था। तभी श्याओ फैन ने भी उसे दरवाजे के सामने से लात मारकर हटाया और सारा खाना वापस अपने घर ले गया। मेरी बहन 2 दिन तक दरवाजे के सामने ऐसे ही पड़ी रही जैसे मर गई हो। फिर धीरे धीरे उसने ताकत जुटाई और किसी तरह उठकर खड़ी हुई। वो घुटनों पर हाथ रखकर दरवाजे के सामने बहुत देर तक रोती रही। लेकिन अब उसके पास एम्प्लीफिकेशन सिस्टम होते हुए भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वो बिल्कुल टूट चुकी थी और सबसे ज्यादा डेस्परेट थी, तब उसने मुझे फिर से कॉल किया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, वो रोते हुए बोलने लगी। काफी देर तक रोने के बाद उसने कहा, भाई, मुझे बहुत मारा गया है। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। क्या मेरी हड्डी टूट गई है? भाई, तुम आकर मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत भूखी भी हूं। अगर ये सब पहले हुआ होता तो मैं जरूर पिघल जाता और चाहता कि उसका सारा दर्द मैं खुद झेल लूं। लेकिन अब उसकी रोने की आवाज सुनकर भी मेरे दिल में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम इसके लायक हो, और फोन काट दिया। फिर मैं मुड़ा और अपने खेत में जाकर मकई के पौधों की देखभाल करने लगा। दिन ऐसे ही बीतते गए। मेरी बहन घर के दरवाजे पर पड़ी पड़ी धीरे धीरे और कमजोर होती गई। उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। इस दौरान कई लोग उसके पास आए और उससे कहा कि वो अपने एम्प्लीफिकेशन सिस्टम से उनके खाने को बड़ा कर दे। शुरुआत में मेरी बहन मना करती रही, लेकिन जब लोगों ने उसे थप्पड़ मारे तो वो मजबूर होकर मान गई। आखिर में जब उसकी जिंदगी के आखिरी पल आए तो वो खिसटते हुए श्याओ फैन के घर के दरवाजे तक पहुंची। उसका सिर एक तरफ झुक गया और वहीं उसकी मौत हो गई। श्याओ फैन ने दरवाजा खोला तो उसे देखा और खिन से उसे लात मारकर हटा दिया और बोला, मुझे इसकी जिंदगी या मौत से कोई मतलब नहीं। इसके बाद और 2 साल बीत गए। लगातार बारिश से नीचे के कई फ्लोर्स पानी में डूब चुके थे। लेकिन जैसा मैंने पिछले जन्म में देखा था, हमारा फ्लोर सुरक्षित था और यहां पानी नहीं पहुंचा। रेन स्टॉर्म खत्म होने से कुछ महीने पहले श्याओ फैन का पूरा परिवार बुरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि कम्युनिटी में उनकी रेपुटेशन पहले से ही खराब थी और उन्होंने मेरी बहन के सिस्टम का इस्तेमाल करके जो पैसा कमाया था, उसे लोग उनसे पहले ही नाराज थे। जब रेनस्टॉर्म के आखिरी महीने आए तो सबके घर का खाना खत्म हो चुका था। तभी किसी ने ओनर ग्रुप में यह खबर फैला दी कि शॉ फैन के घर में अभी भी काफी खाना बचा हुआ है। यह सुनकर बहुत सारे लोग हथियार लेकर उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगे कि खाना बाहर निकालो। लेकिन श्याओ फैन और उसका परिवार खाना देने को तैयार नहीं था, बल्कि उल्टा बाहर खड़े लोगों को गालियां देने लगा। इससे भीड़ और भड़क गई। कई ग्रुप्स ने मिलकर फैसला किया कि अब दरवाजा तोड़ दिया जाए। 4 दिन और 4 रात तक लगातार दरवाजा पीटा गया और आखिरकार उनका दरवाजा टूट गया। घर के अंदर रखा सारा खाना लूट लिया गया। उनका परिवार जमीन पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और बाकी के महीनों तक उनके लिए सरवाइव करना नामुमकिन था। पूरी कम्युनिटी में अफरा तफरी मच गई। हर जगह लाशें पड़ी थी, लोगों की चीखें और रोने की आवाजें गूंज रही थी। और दूसरी तरफ मैं अपने छोटे से फार्म में आराम से खा पी रहा था, यहां तक कि मेरा वजन भी करीब 5 किलो बढ़ गया था। मैं आखिर तक आराम से टिका रहा। फिर एक दिन मेरे फोन पर खबर आई कि रेन स्टॉर्म खत्म हो गया है। सूरज
आखिरकार बादलों को चीर कर बाहर निकल आया और उसकी सुनहरी रोशनी जमीन पर फैल गई, जैसे दुनिया में फिर से जान आ गई हो। उस समय मैं खेत में मकई के पौधों को ढीला कर रहा था। तभी मुझे अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। जो शरीर अब तक छोटा था वो अचानक बड़ा होने लगा और मैं अपने नॉर्मल साइज में वापस आ गया। मेरे पैरों के नीचे जो फार्म और घर था वो अब बहुत छोटा लग रहा था। मैंने अपने फ़ोन से सीक्रेट रूम खोला और बाहर आया तो देखा कि घर बिखरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि सिर्फ मैं ही अपने ओरिजिनल साइज में वापस आया था, बाकी सब चीज़ें अभी भी छोटी ही थीं। इसका मतलब श्रिंकिंग सिस्टम में कुछ अलग ही खासियत थी। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा था जो इस डिजास्टर से बच गए थे और घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ चिल्ला रहे थे कि वो बच गए। मैं भी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर में सड़ांध की बदबू भरी हुई थी। मैं भौहें सिकोड़ते हुए नीचे उतरा और जो नज़ारा मैंने देखा वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। हर तरफ भूख से मरी हुई लाशें पड़ी थीं और हवा में मौत की बदबू फैली हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और सूरज की तरफ कदम बढ़ाए, क्योंकि एक नई दुनिया शुरू हो रही थी। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेशन करने लगा। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, बधाई हो, आपने पोस्ट अपोकलिप्टिक सर्वाइवल मिशन पूरा कर लिया है, सिस्टम अपग्रेड हो गया है। फिर एक और मैसेज आया कि मेरे शरीर की हालत अच्छी पाई गई है और नए फीचर्स अनलॉक हुए हैं, श्रिंकिंग सिस्टम वर्जन 2। मैंने सोचा इसमें नया क्या है। उसमें लिखा था कि अब मैं चीज़ों को परमानेंटली छोटा कर सकता हूँ और नॉन लिविंग चीज़ों को हमेशा के लिए श्रिंक किया जा सकता है। मैं ये पढ़कर हैरान रह गया कि सिस्टम अपग्रेड हो गया है। मैं अभी ये सब समझ ही रहा था कि तभी फ़ोन पर एक और न्यूज़ नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि दुनिया के कई हिस्सों में असामान्य रूप से हाई टेम्परेचर दर्ज किया गया है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 3 महीने के अंदर एक भयानक कोल्ड वेव पूरी दुनिया को घेर लेगी। ये खबर देखकर मेरे होंठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। रेन स्टॉर्म का अंत अभी हुआ ही था और अब ठंड का अपोक्लिप्स आने वाला था। लेकिन इस बार मेरे पास अपग्रेडेड सिस्टम था। मैंने सिर उठाकर उस तेज चमकते सूरज की तरफ देखा और मेरी आंखों में एक तेज चमक आई। इस बार मैं देखना चाहता था कि कौन मुझे फिर से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है।